स्वागत है। आज हम दिल्ली के हालिया घटनाक्रमों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि एक शहर की, आप कह सकते हैं, एक उलझी ही कहानी के अलग अलग धागे हैं। बिल्कुल, एक ही शहर में एक ही वक्त पर बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिल्ली के हर कोने को छूते हैं। जहरीली हवा, उसे साफ करने की कुछ हद तक साइंस फिक्शन जैसी कोशिशें, और साथ ही नगर निगम में सत्ता की खींचतान। हाँ, सड़कों पर बढ़ता खौफ और भविष्य के लिए बन रहे बड़े बड़े फ्लाईओवर भी। तो आज का मिशन है इन सारे धागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करना, समझना कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे इस वक्त हर कोई महसूस कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, दिल्ली की हवा। तो आंकड़ों से शुरू करते हैं। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI वो 231 से 268 के बीच झूल रहा है, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। बहुत खराब, बिल्कुल। हवा में PM2.5 और PM10 जैसे जहरीले कण भरे पड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। ये अब दिल्ली की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि हर साल इसी मौसम में ये कहानी दोहराई जाती है। लोग अक्सर इसे सिर्फ प्रदूषण से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें मौसम का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा? हाँ, क्या है ना, जैसे ही ठंड बढ़ती है और तापमान गिरता है, हवा भारी हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है, तो वो एक जगह टिक जाती है। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि प्रदूषण के ये सारे कण, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब जमीन के पास ही एक चादर की तरह जम जाते हैं। एक तरह का कुदरती जाल बन जाता है जिससे शहर खुद को ही कैद कर लेता है। मतलब दिल्ली हर सर्दियों में अपने ऊपर एक ढक्कन लगा लेती है। ये सुनने में इतना भयानक लगता है तो भयानक। और हम हर साल इसी ढक्कन के नीचे जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अजीब सी खबर आई। IIT कानपुर ने कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया। हाँ, क्लाउड सीडिंग। मुझे तो ये सुनकर लगा कि कोई फिल्म चल रही है। क्या हम सच में प्रदूषण को धोने के लिए बारिश बनवा रहे हैं? ये काम कैसे करता है? देखिए, ये तकनीक क्लाउड सीडिंग कहलाती है। इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को हवाई जहाज से बादलों पर स्प्रे किया जाता है। अच्छा। ये कण नमी को अपनी तरफ खींचते हैं, पानी की बूंदें भारी होती हैं और बारिश हो जाती है। प्रयोग को कुछ हद तक सफल बताया गया है और ये वाकई एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, और शायद यही सबसे जरूरी सवाल है कि क्या ये एक असली समाधान है? बिल्कुल। क्या हम उस नल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पानी बह रहा है, या फिर हम बस एक हाई टेक पोछा लेकर जमीन साफ करने में लगे हुए हैं? कृत्रिम बारिश एक बहुत महंगा और अस्थायी उपाय है। ये उस दिन के लिए राहत दे सकता है, लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोत तो जस के तस हैं। तो ये हमारी प्राथमिकताओं के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, कि हम समस्या की जड़ पर काम करने के बजाय उसके असर को मिटाने के लिए तकनीकी जादू पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि आप पेन किलर खा रहे हैं लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करवा रहे। और जब शहर की हवा में ही इतनी धुंध और अनिश्चितता हो, तो लगता है ये शहर की राजनीति पर भी लागू होता है। बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि दिल्ली के राजनीतिक माहौल में भी इस वक्त काफी धुंध छाई हुई है। हाँ, आज दिल्ली नगर निगम यानी MCD के 12 वार्डों में उपचुनाव हुए हैं। ये सिर्फ 12 सीटें हैं, लेकिन इन्हें लेकर गहमागहमी ऐसी है जैसे कोई बड़ा चुनाव हो। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए ये नाक का सवाल बन गया है। इसका गणित क्या है? क्यों ये इतना जरूरी हो गया है? इसका गणित बहुत दिलचस्प है। 250 सीटों वाली MCD में बहुमत के लिए चाहिए 126 का आंकड़ा। ठीक है। अभी बीजेपी के पास 115 सीटें हैं। आज जिन 12 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास ही थीं। तो अगर बीजेपी ये सारी 12 सीटें जीत लेती है, तो वो 127 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी और MCD में अपना मेयर बना सकती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये MCD की सत्ता की चाबी है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और उस दिन ये तय होगा कि दिल्ली की स्थानीय सरकार किसके हाथ में होगी। और इसी लड़ाई के बीच एक और खबर है। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक राजेश गुप्ता, वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक विधायक का पार्टी बदलना कितना असर डालता है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला है या उसके पीछे कोई बड़ा संकेत है? देखिए, दल बदल कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता। ये एक राजनीतिक संदेश होता है। क्या संदेश? ये दिखाता है कि पार्टियों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये मतदाताओं के मन में भी एक भ्रम पैदा करता है और विपक्ष इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, ये दिखाने के लिए कि सत्ताधारी पार्टी का जहाज डूब रहा है।
और इसी के साथ बीजेपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर रही है। हाँ, ये सब एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। लगातार दबाव बनाए रखना, सरकार को बचाव की मुद्रा में रखना और नैरेटिव को कंट्रोल करना। तो एक तरफ हवा का संकट है, दूसरी तरफ राजनीति का संघर्ष। लेकिन इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बीच उस आम इंसान का क्या, जो रोज अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी सुरक्षा का क्या? ये एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। हाँ, क्योंकि हाल की कुछ खबरें तो बहुत परेशान करने वाली हैं। मानसरोवर पार्क में एक नाबालिग लड़के को गोली मार दी गई। एक 65 साल की महिला की हत्या हो गई। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा चौंकाने वाली घटना एक बारात में CISF वाली घटना। हाँ, CISF के एक हेड कांस्टेबल ने एक लड़के को गोली मार दी, कथित तौर पर इसलिए कि वो जमीन पर पड़े नोट उठा रहा था। ये घटना दिमाग सुन कर देती है। बिल्कुल। जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, वही जान ले रहे हैं। ये आखिरी घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। जब वर्दी पहने कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये भरोसे को तोड़ता है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सुरक्षाकर्मी किस तरह के मानसिक दबाव और तनाव में काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनकी काउंसलिंग, उनकी जवाबदेही, इन सब पर गंभीर सवाल उठते हैं। मतलब क्या हम उन्हें इतना ज्यादा काम और तनाव दे रहे हैं कि वो ऐसी चरम प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं? इस एक घटना के पीछे कई अनकहे सवाल छिपे हैं। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच दिल्ली पुलिस की कुछ बड़ी कामयाबियों की भी खबरें हैं। हाँ, ये भी है। एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई और 30 से ज्यादा अवैध विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। और पाकिस्तान से चलाए जा रहे एक आतंकवादी मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार गुरदासपुर ग्रेनेड हमले से जुड़े बताए जा रहे हैं। और यहीं पर हमें अपराध के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। दो चेहरे कैसे? एक तरफ सड़क पर होने वाले अपराध हैं, हत्या, लूटपाट, जो आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। ये वो अपराध है जो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। और दूसरी तरफ संगठित अपराध, ड्रग्स रैकेट और आतंकवाद है। ये वो बड़ी अदृश्य लड़ाइयां हैं जिन्हें पुलिस पर्दे के पीछे लड़ती है और जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मतलब एक पुलिस फोर्स को इन दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। हाँ, दिखने वाले दुश्मन से भी और न दिखने वाले से भी। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ सड़कों पर असुरक्षा का माहौल है और दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हाँ, और ये कोशिशें काफी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। जैसे नंद नगरी में एक नया 6 लेन फ्लाईओवर खुला है। दावा है कि इससे दिल्ली से गाजियाबाद का सफर आसान हो जाएगा, ट्रैफिक जैम कम होगा। और नोएडा आगरा केनाल रोड पर भी एक नए फ्लाईओवर का प्रस्ताव है। हाँ, ताकि वहां की पुरानी ट्रैफिक समस्या खत्म हो सके। ये तो अच्छी खबरें लगती हैं, विकास की खबरें। बिल्कुल, ये शहरी विकास का वो चेहरा है जो सबको पसंद आता है। चमकती सड़कें, कम ट्रैफिक, आसान जिंदगी। लेकिन विकास का एक दूसरा चेहरा भी होता है जो अक्सर विवादास्पद और कह सकते हैं दर्दनाक होता है। जैसे झंडेवाला इलाके में MCD ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक मंदिर और एक दरगाह पर बुलडोजर चला दिया। ओहो, तो एक तरफ निर्माण और दूसरी तरफ विध्वंस। यही शहरी विकास की जटिलता है। ये कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें हमेशा विकास, विरासत, आस्था और समुदाय के बीच एक टकराव होता है। एक फ्लाईओवर बनाने से हजारों लोगों को फायदा होता है, लेकिन एक धार्मिक स्थल को हटाने से सैकड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। सरकार के लिए ये तय करना हमेशा मुश्किल होता है कि किसका पलड़ा भारी है। और ये निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं हो रहा, शहर में अगली पीढ़ी के विचारों का भी निर्माण हो रहा है। हाँ, और ये शायद आज की चर्चा का सबसे दूरगामी असर वाला मुद्दा है। दिल्ली के स्कूलों के पाठ्यक्रम में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अब छात्रों को RSS के बारे में पढ़ाया जाएगा और देश के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र नीति यानी नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी। ये एक बड़ा वैचारिक कदम लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि शिक्षा को सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि एक नजरिया बनाने का जरिया माना जा रहा है। पाठ्यक्रम में इस तरह के बदलावों के नतीजे सालों बल्कि दशकों बाद दिखते हैं। अच्छा, ये तय करते हैं कि भविष्य के नागरिक अपने देश के इतिहास को कैसे देखेंगे, अपने नायकों को कैसे चुनेंगे और एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को कैसे समझेंगे। तो RSS को पाठ्यक्रम में शामिल करना, राष्ट्र नीति की बात करना, ये सब एक खास तरह की राष्ट्रीय पहचान और विचारधारा को आकार देने की कोशिश है। तो ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स जोड़ने या हटाने की बात नहीं है, ये पूरी सोच को एक दिशा देने की कोशिश है। बिल्कुल,
ये अगली पीढ़ी के सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने जैसा है और हर सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, शिक्षा का इस्तेमाल इस तरह से करने की कोशिश करती है। तो असली लड़ाई सिर्फ चुनावों में नहीं, क्लासरूम में भी लड़ी जाती है। सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? दिल्ली एक ही समय में कई विरोधाभासों को जी रही है। एक शहर जो सांस लेने के लिए जूझ रहा है, लेकिन भविष्य के लिए चौड़ी सड़कें भी बना रहा है। जहां राजनीतिक सत्ता के लिए घमासान मचा है, वहीं क्लासरूम में बच्चों के विचारों को गढ़ा जा रहा है। और जहां सड़कों पर जान सुरक्षित नहीं है, वहीं देश के दुश्मनों को पकड़ा भी जा रहा है। ये शहर एक साथ कई दिशाओं में भाग रहा है। और ये आज की चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई शहर एक साथ इतने सारे संकटों से घिरा हो, पर्यावरण, अपराध, राजनीति, तो उसके नेता और नागरिक प्राथमिकता कैसे तय करें? किस आग को पहले बुझाया जाए? हाँ, क्या उस जहरीली हवा को साफ करना ज्यादा जरूरी है जिसमें आज लोग सांस ले रहे हैं, या फिर उन बच्चों की शिक्षा में निवेश करना ज्यादा जरूरी है जो 20 साल बाद इस शहर को चलाएंगे? ये तात्कालिक संकट और दीर्घकालिक भविष्य के बीच की दुविधा है, और शायद यही दुविधा आज दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम दिल्ली के हालिया घटनाक्रमों की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि एक शहर की, आप कह सकते हैं, एक उलझी ही कहानी के अलग अलग धागे हैं। बिल्कुल, एक ही शहर में एक ही वक्त पर बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिल्ली के हर कोने को छूते हैं। जहरीली हवा, उसे साफ करने की कुछ हद तक साइंस फिक्शन जैसी कोशिशें, और साथ ही नगर निगम में सत्ता की खींचतान। हाँ, सड़कों पर बढ़ता खौफ और भविष्य के लिए बन रहे बड़े बड़े फ्लाईओवर भी। तो आज का मिशन है इन सारे धागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करना, समझना कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे इस वक्त हर कोई महसूस कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, दिल्ली की हवा। तो आंकड़ों से शुरू करते हैं। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI वो 231 से 268 के बीच झूल रहा है, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। बहुत खराब, बिल्कुल। हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कण भरे पड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। ये अब दिल्ली की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि हर साल इसी मौसम में ये कहानी दोहराई जाती है। लोग अक्सर इसे सिर्फ प्रदूषण से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें मौसम का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा? हाँ, क्या है ना, जैसे ही ठंड बढ़ती है और तापमान गिरता है, हवा भारी हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है, तो वो एक जगह टिक जाती है। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि प्रदूषण के ये सारे कण, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब जमीन के पास ही एक चादर की तरह जम जाते हैं। एक तरह का कुदरती जाल बन जाता है जिससे शहर खुद को ही कैद कर लेता है। मतलब दिल्ली हर सर्दियों में अपने ऊपर एक ढक्कन लगा लेती है। ये सुनने में इतना भयानक लगता है तो भयानक। और हम हर साल इसी ढक्कन के नीचे जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अजीब सी खबर आई। IIT कानपुर ने कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया। हाँ, क्लाउड सीडिंग। मुझे तो ये सुनकर लगा कि कोई फिल्म चल रही है। क्या हम सच में प्रदूषण को धोने के लिए बारिश बनवा रहे हैं? ये काम कैसे करता है? देखिए, ये तकनीक क्लाउड सीडिंग कहलाती है। इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को हवाई जहाज से बादलों पर स्प्रे किया जाता है। अच्छा। ये कण नमी को अपनी तरफ खींचते हैं, पानी की बूंदें भारी होती हैं और बारिश हो जाती है। प्रयोग को कुछ हद तक सफल बताया गया है और ये वाकई एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, और शायद यही सबसे जरूरी सवाल है कि क्या ये एक असली समाधान है? बिल्कुल। क्या हम उस नल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पानी बह रहा है, या फिर हम बस एक हाई टेक पोछा लेकर जमीन साफ करने में लगे हुए हैं? कृत्रिम बारिश एक बहुत महंगा और अस्थायी उपाय है। ये उस दिन के लिए राहत दे सकता है, लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोत तो जस के तस हैं। तो ये हमारी प्राथमिकताओं के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। हाँ, कि हम समस्या की जड़ पर काम करने के बजाय उसके असर को मिटाने के लिए तकनीकी जादू पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि आप पेन किलर खा रहे हैं लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करवा रहे। और जब शहर की हवा में ही इतनी धुंध और अनिश्चितता हो, तो लगता है ये शहर की राजनीति पर भी लागू होता है। बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि दिल्ली के राजनीतिक माहौल में भी इस वक्त काफी धुंध छाई हुई है। हाँ, आज दिल्ली नगर निगम यानी MCD के 12 वार्डों में उपचुनाव हुए हैं। ये सिर्फ 12 सीटें हैं,
लेकिन इन्हें लेकर गहमागहमी ऐसी है जैसे कोई बड़ा चुनाव हो। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ये नाक का सवाल बन गया है। इसका गणित क्या है? क्यों ये इतना जरूरी हो गया है? इसका गणित बहुत दिलचस्प है। 250 सीटों वाली एमसीडी में बहुमत के लिए चाहिए 126 का आंकड़ा। ठीक है। अभी बीजेपी के पास 115 सीटें हैं। आज जिन 12 सीटों पर चुनाव हुए उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास ही थीं। तो अगर बीजेपी ये सारी 12 सीटें जीत लेती है तो वो 127 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी और एमसीडी में अपना मेयर बना सकती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये एमसीडी की सत्ता की चाबी है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और उस दिन ये तय होगा कि दिल्ली की स्थानीय सरकार किसके हाथ में होगी। और इसी लड़ाई के बीच एक और खबर है। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक राजेश गुप्ता वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक विधायक का पार्टी बदलना कितना असर डालता है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला या उसके पीछे कोई बड़ा संकेत है? देखिए, दल बदल कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता। ये एक राजनीतिक संदेश होता है। क्या संदेश? ये दिखाता है कि पार्टियों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये मतदाताओं के मन में भी एक भ्रम पैदा करता है और विपक्ष इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, ये दिखाने के लिए कि सत्ताधारी पार्टी का जहाज डूब रहा है। और इसी के साथ बीजेपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर रही है। हाँ, ये सब एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। लगातार दबाव बनाए रखना, सरकार को बचाव की मुद्रा में रखना और नैरेटिव को कंट्रोल करना। तो एक तरफ हवा का संकट है, दूसरी तरफ राजनीति का संघर्ष। लेकिन इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों के बीच उस आम इंसान का क्या, जो रोज अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी सुरक्षा का क्या? ये एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। हाँ, क्योंकि हाल की कुछ खबरें तो बहुत परेशान करने वाली हैं। मानसरोवर पार्क में एक नाबालिग लड़के को गोली मार दी गई। एक 65 साल की महिला की हत्या हो गई। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा चौंकाने वाली घटना एक बारात में सीआईएसएफ वाली घटना। हाँ, सीआईएसएफ के एक हेड कांस्टेबल ने एक लड़के को गोली मार दी, कथित तौर पर इसलिए कि वो जमीन पर पड़े नोट उठा रहा था। ये घटना दिमाग सुन कर देती है। बिल्कुल। जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं वही जान ले रहे हैं। ये आखिरी घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। जब वर्दी पहने कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ये भरोसे को तोड़ता है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सुरक्षाकर्मी किस तरह के मानसिक दबाव और तनाव में काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग, उनकी काउंसलिंग, उनकी जवाबदेही, इन सब पर गंभीर सवाल उठते हैं। मतलब क्या हम उन्हें इतना ज्यादा काम और तनाव दे रहे हैं कि वो ऐसी चरम प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं? इस एक घटना के पीछे कई अनकहे सवाल छिपे हैं। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच दिल्ली पुलिस की कुछ बड़ी कामयाबियों की भी खबरें हैं। हाँ, ये भी है। एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई और 30 से ज्यादा अवैध विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। और पाकिस्तान से चलाए जा रहे एक आतंकवादी मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ है जिसके तार गुरदासपुर ग्रेनेड हमले से जुड़े बताए जा रहे हैं। और यहीं पर हमें अपराध के 2 अलग-अलग चेहरे दिखते हैं। 2 चेहरे कैसे? एक तरफ सड़क पर होने वाले अपराध हैं, हत्या, लूटपाट, जो आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। ये वो अपराध है जो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। और दूसरी तरफ संगठित अपराध, ड्रग्स रैकेट और आतंकवाद है। ये वो बड़ी अदृश्य लड़ाइयां हैं जिन्हें पुलिस पर्दे के पीछे लड़ती है और जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मतलब एक पुलिस फोर्स को इन दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। हाँ, दिखने वाले दुश्मन से भी और न दिखने वाले से भी। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ सड़कों पर असुरक्षा का माहौल है और दूसरी तरफ उन्हीं सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हाँ, और ये कोशिशें काफी बड़े पैमाने पर हो रही हैं। जैसे नंद नगरी में एक नया 6 लेन फ्लाईओवर खुला है। दावा है कि इससे दिल्ली से गाजियाबाद का सफर आसान हो जाएगा, ट्रैफिक जैम कम होगा। और नोएडा आगरा कैनाल रोड पर भी एक नए फ्लाईओवर का प्रस्ताव है। हाँ, ताकि वहां की पुरानी ट्रैफिक समस्या खत्म हो सके। ये तो अच्छी खबरें लगती हैं, विकास की खबरें। बिल्कुल, ये शहरी विकास का वो चेहरा है जो सबको पसंद आता है। चमकती सड़कें, कम ट्रैफिक, आसान जिंदगी। लेकिन विकास का एक दूसरा चेहरा भी होता है जो अक्सर विवादास्पद और कह सकते हैं दर्दनाक होता है। जैसे झंडेवाला इलाके में एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक मंदिर और एक दरगाह पर बुलडोजर चला दिया। ओहो, तो एक तरफ निर्माण और दूसरी तरफ विध्वंस। यही शहरी विकास की जटिलता है। ये कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें हमेशा विकास, विरासत, आस्था और समुदाय के बीच एक टकराव होता है। एक फ्लाईओवर बनाने से हजारों लोगों को फायदा होता है,
लेकिन एक धार्मिक स्थल को हटाने से सैकड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। सरकार के लिए ये तय करना हमेशा मुश्किल होता है कि किसका पलड़ा भारी है। और ये निर्माण सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं हो रहा, शहर में अगली पीढ़ी के विचारों का भी निर्माण हो रहा है। हाँ, और ये शायद आज की चर्चा का सबसे दूरगामी असर वाला मुद्दा है। दिल्ली के स्कूलों के पाठ्यक्रम में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अब छात्रों को आरएसएस के बारे में पढ़ाया जाएगा और देश के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनीति यानी नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी। ये एक बड़ा वैचारिक कदम लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि शिक्षा को सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि एक नजरिया बनाने का जरिया माना जा रहा है। पाठ्यक्रम में इस तरह के बदलावों के नतीजे सालों बल्कि दशकों बाद दिखते हैं। अच्छा, ये तय करते हैं कि भविष्य के नागरिक अपने देश के इतिहास को कैसे देखेंगे, अपने नायकों को कैसे चुनेंगे और एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को कैसे समझेंगे। तो आरएसएस को पाठ्यक्रम में शामिल करना, राष्ट्रनीति की बात करना, ये सब एक खास तरह की राष्ट्रीय पहचान और विचारधारा को आकार देने की कोशिश है। तो ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स जोड़ने या हटाने की बात नहीं है, ये पूरी सोच को एक दिशा देने की कोशिश है। बिल्कुल, ये अगली पीढ़ी के सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने जैसा है। और हर सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, शिक्षा का इस्तेमाल इस तरह से करने की कोशिश करती है। तो असली लड़ाई सिर्फ चुनावों में नहीं, क्लासरूम में भी लड़ी जाती है। सही कहा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? दिल्ली एक ही समय में कई विरोधाभासों को जी रही है। एक शहर जो सांस लेने के लिए जूझ रहा है, लेकिन भविष्य के लिए चौड़ी सड़कें भी बना रहा है। जहां राजनीतिक सत्ता के लिए घमासान मचा है, वहीं क्लासरूम में बच्चों के विचारों को गढ़ा जा रहा है। और जहां सड़कों पर जान सुरक्षित नहीं है, वहीं देश के दुश्मनों को पकड़ा भी जा रहा है। ये शहर एक साथ कई दिशाओं में भाग रहा है। और ये आज की चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई शहर एक साथ इतने सारे संकटों से घिरा हो, पर्यावरण, अपराध, राजनीति, तो उसके नेता और नागरिक प्राथमिकता कैसे तय करें? किस आग को पहले बुझाया जाए? हाँ, क्या उस जहरीली हवा को साफ करना ज्यादा जरूरी है जिसमें आज लोग सांस ले रहे हैं, या फिर उन बच्चों की शिक्षा में निवेश करना ज्यादा जरूरी है जो 20 साल बाद इस शहर को चलाएंगे? ये तात्कालिक संकट और दीर्घकालिक भविष्य के बीच की दुविधा है, और शायद यही दुविधा आज दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती है।